करना है। चलो ठीक। देखो, महात्मा गांधी है ना, आखिर महात्मा गांधी को हम लोग जान रहे हैं, कैसे जान रहे हैं, क्या काम किए, टोटल के टोटल इस चीज़ पे लिखा हुआ है। जैसे कि पहले हम प्रारंभिक जीवन के बारे में देखेंगे। महात्मा गांधी जब वे आंदोलन में भाग नहीं लिए थे, जब वे अपना जैसे हम लोग लाइफ जी रहे हैं, जिस तरह से एक साधारण जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये भी जी रहे थे। सबसे पहले उनका जो जन्म हम देखेंगे 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक जगह पे गुजरात में हुआ था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी है, मम्मी के नाम पुतली बाई है। वह पढ़ाई लिखाई जो है, उनका जो पढ़ाई लिखाई का जो सिलसिला है वह 1889 से 1891 के बीच में है। जो वकालत करने के लिए, बैरिस्टर की तैयारी करने के लिए वह इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, ब्रिटेन। ठीक है, 91 के बाद वे घर पे लौट आते हैं तैयारी करने के बाद। लेकिन यहाँ पर उन्हें कोई अच्छा खासा, जब वो अपने गांव के ही, जिला के ही जाते हैं कचहरी में, उन्हें ठीक ठाक ढंग से कोई केस नहीं मिल रहा था। तो केस नहीं मिलेगा तो चूँकि है कौन चीज़, वकील है। वकील है तो फिर केस नहीं मिल रहा है तो फिर मेन तो उनका धंधा वही है। जब केस नहीं मिलेगा तो क्या खाएंगे, क्या है ना। इस तरह से बहुत सारे उन्हें समस्याएं आने लगी। तो फिर वे 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। कौन लेकर के जाते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में एक व्यापारी है दादा अब्दुल्ला, ठीक है, यहीं के रहने वाले थे, गुजरात के ही। वे इन्हें ले जाते हैं अपने केस के सिलसिले में, ले जाते हैं, कहीं चलो वहीं पे ट्राई करो। वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे वकालत वगैरह करते हैं। लेकिन जब दक्षिण अफ्रीका पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं क्या है, जो काले गोरे का भेद जमकर हो रहा है, ठीक है। और वहाँ पे इनके साथ एक बहुत अच्छा काम हो जाता है। इनके लिए उस समय खराब था, लेकिन बाकी भारतीयों के लिए बहुत अच्छा काम था। अब बाकी भारतीयों के लिए अच्छा काम कैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर घटना घट गया। ये एक ट्रेन में जा रहे थे, एकदम फर्स्ट क्लास अच्छा खासा डब्बा के टिकट कटवाए हुए थे। कहा भैया चलो जो सबसे थर्ड क्लास वाला डब्बा है उसमें जाओ। वो कहा, गांधी जी कहते हैं कि जी मेरे पास तो अच्छे खासे है, फर्स्ट क्लास डब्बा वाला है, तो फिर हम थर्ड क्लास में क्यों जाए, तो नहीं तुम्हें जाना ही होगा। और जब नहीं जाते हैं वहाँ पे अपने वकालत दिखा लेने लगते हैं, तो इनको उठा करके और फेंक दिया जाता है, ठीक है। मेरिन्सबर्ग नामक एक जगह है, ठीक है, मेरिन्सबर्ग नामक एक जगह है, वहीं पे फेंक दिया जाता है। कहाँ से यात्रा कहाँ से कर रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, बीच में एक मेरिन्सबर्ग नामक जगह है, रेलवे स्टेशन, वहीं पे उठा करके फेंक दिया जाता है। बहुत इनको दुख पहुंचता है, हमारा ऐसा आदमी के फेंक दिया, हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे में ही मन में इस तरह के बहुत सारे ख्याल आता है। जब कोई हमारे साथ ऐसे अन्याय जैसी बातें होती है तो हम कहते हैं जो भाई अन्याय होगा ही क्यों होगा, हम इसका बदला लेंगे, है ना। ये भी अब चल देते हैं, कहते हैं कि जी मेरे साथ हुआ है दूसरे का साथ में, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। उसके बाद 1894 में वे नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर बैठते हैं। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। कुछ दिनों के बाद दक्षिण अफ्रीका में ही फिनिक्स आश्रम स्थापित करते हैं। भारत में भी वे आश्रम स्थापित करते हैं। साबरमती आश्रम उनका पहला आश्रम है, अहमदाबाद में है। लेकिन पहली बार जो आश्रम कहीं स्थापित करते हैं तो वह फिनिक्स आश्रम है। कहाँ पे है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। और वहाँ से ये जो भारतीय लोग हैं या इस तरह से जो भी पीड़ित लोग हैं, उन लोगों के लिए वहाँ पे ये आंदोलन करना स्टार्ट कर देते हैं। 1906 में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन वहाँ चलाते हैं। प्रथम सत्याग्रह वहाँ दक्षिण अफ्रीका में चलाते हैं। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के मार्ग पे चलना है, अहिंसा के साथ चलना है। यानी कि हम भूख हड़ताल करेंगे, अगर हमारे साथ अन्याय जैसी कुछ बातें हो रही है तो हम भूख हड़ताल कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हथियार का सहारा नहीं लेंगे, कोई हिंसात्मक काम नहीं करेंगे, है ना। मार काट होता है ना, जैसे हमारे साथ हुआ, तू मारा तो हम भी थोड़ा मारेंगे, तू ईंटा से मार हम पत्थर से जोर से मारेंगे, है ना। तो ऐसी बातें उनके साथ में नहीं थी। 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक की वे रचना करते हैं, 1909 में। उसके बाद जो है
तो इस यहाँ तक की जो घटना है हम इसे महात्मा गांधी पृष्ठभूमि की संज्ञा में रख सकते हैं। आगे जो है हम आगे की जो भी बातें हैं उसे गांधी 1917 से 1947 तक का जो समय है उसे हम गांधी युग के नाम से जानते हैं, है ना, क्योंकि इससे बीच में वे बहुत सारे कामों को कर बैठते हैं जो भारत को आज़ाद दिलवाने में बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। अब हम 9 जनवरी 1915 को देखते हैं। आप देखें ना, वे 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। पहले तो 1889 से 91 तक रहे इंग्लैंड में, लेकिन वहाँ अपनी पढ़ाई के सिलसिले में बैरिस्ट्री की तैयारी करने गए थे। लेकिन उसके बाद फिर 1893 में केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं 1915 में, 9 जून 1915 में, ठीक है। और इस दिन हमारे यहाँ प्रत्येक साल जनवरी के 9 तारीख को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। क्या, कौन सा दिवस? प्रवासी दिवस। यही गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे उसी सिलसिले में यहाँ आते हैं। तो भारत को समझने के लिए, भारत की विधि व्यवस्था को समझने के लिए, यहाँ की जो भी समस्याएं चल रही थी उन सबको समझने के लिए अपना जो राजनीतिक गुरु है वह गोपाल कृष्ण गोखले को बना लेते हैं। किसे बनाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को बना लेते हैं राजनीतिक गुरु के तौर पे। उसके बाद जब ये 1915 में आ रहे थे तो 1914 का समय भी याद रख लेना है। 1914 का समय ऐसा था जब पूरे विश्व में, केवल एक ही नहीं, हर जगह पे प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। बड़ी भयानक युद्ध था, क्योंकि उस समय जो है क्योंकि उस समय जो है भारत ब्रिटिशों का गुलाम हुआ करता था। तो ब्रिटिश जो लोग थे वे कहे कि जो तुम हमारे यहाँ के नेता को कहे जो तुम हमें सपोर्ट करो, हमारे युद्ध में तुम हमें हमारी सहायता करो, तो हम बहुत ही जल्दी तुम्हारे देश को क्या कर देंगे? आज़ाद कर देंगे। यहाँ के जो भी नेतागण थे वह इस लालच में फंस गए कि चलो कहीं हम पे दया आ जाए तो वह हमारे देश को आज़ाद कर दे। तो वे क्या करवाते हैं? गांधी जी विशेष रूप से यहाँ के नागरिकों को, जो नौजवान थे, उन्हें उकसाते हैं कि चलो युद्ध में भाग लो, हो सकता है जो आज़ाद कर दे, बात मान लो। तो यहाँ के नागरिक, चूँकि बहुत भारी संख्या में यहाँ के जो नौजवान थे वह क्या करते हैं? वह उस युद्ध का हिस्सा बनते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सा बनते हैं। तो यहाँ के जो भारतीय नागरिक थे उन्होंने कहा, महात्मा गांधी को एक उपाधि दे दी, एक नाम दे दिया। नाम क्या था जानते हैं? क्या कहा? जो भर्ती कराने वाला सर्जेंट। महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट की संज्ञा दे दिया गया। क्यों दे दिया पता है? 1916 में वे साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं भारत में, और दक्षिण अफ्रीका में कहाँ करते हैं? तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। भारत में साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, गुजरात के अंदर ही है। उसके बाद 1917 में इसके बाद जो है यहाँ से वे जो कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन में भाग लेने लगे। अपने भारत में 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है ना, जो भारत के लिए काम करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की जाती है। तो गांधी जी उस कांग्रेस का हिस्सा बन जाते हैं और कांग्रेस के प्रत्येक जो भी मीटिंग होता है, अधिवेशन होता है, उसमें भाग लेते हैं। अपने बिहार में एक तिनकठिया प्रणाली उसी समय बड़ी जोरों से चल रही थी, है ना। तो बिहार के एक व्यक्ति थे, राजा कह लीजिए, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल, ठीक है। राजकुमार शुक्ल नाम याद रखिएगा। तो राजकुमार शुक्ल जो है वह पहुंच जाते हैं गांधी जी के पास और कहते हैं चलिए जरा हमारे बिहार की समस्या को भी देखिए। यहाँ पे आए तो क्या समस्याएं थी? तो तिनकठिया प्रणाली चल रही थी। तिनकठिया प्रणाली क्या होता है? एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो तिनकठिया प्रणाली में क्या होता था? जो 20 कट्ठा अगर आपके पास खेत है तो उसमें से 3 कट्ठा पे नील की खेती करनी होती थी, ठीक है। करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशानी तो थी, तभी तो आंदोलन छिड़ा। परेशानी क्या थी कि तिनकठिया प्रणाली में आप देखिए 3 कट्ठा नील की खेती करनी है प्रत्येक 20 कट्ठा में, लेकिन नील की खेती जो
की जाती थी तो नील का जो जड़ होता है, उस पेड़ का जो जड़ होता है बहुत बड़ा होता है, इससे उपजाऊ जमीन को भी बंजर बना देता था। एक तो बात वो थी। दूसरी बात क्या थी, जो जिस हिसाब से मिलना चाहिए था, है ना, जिस हिसाब से उसे अपने फसल को बेचने पर जिस तरह से पैसा मिलना चाहिए था वो उस तरह से पैसा मिलता नहीं किसानों को था। तो इन सब कारणों से गांधी जी आते हैं और 1994 में, ध्यान दीजिए चंपारण जिला की बात हो रही, अपने बिहार का ही राज्य है, तो 1917 में इनका पहला सत्याग्रह चलता है। ठीक है, भारत में अगर कहीं पे उनका आंदोलन पहला चला छिड़ा तो वह सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। कब छिड़ा? 1917 में। कहाँ? अपने बिहार के अंदर ही। पूछ लेता है जो प्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरुआत होती है, तो चंपारण सत्याग्रह बिहार से। ठीक है, 3 कट्ठिया प्रणाली आपको समझ आ गया क्या था? प्रत्येक 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा में नील की खेती करनी है। कौन गए थे इस बात के लिए गांधी जी के पास? राजकुमार शुक्ल। कौन गए थे? राजकुमार शुक्ल गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इस तरह से आप देखिए यहाँ के बाद क्या होता है कि गांधी जी को सभी लोग ज़्यादा जानने लगते हैं। ठीक है, गांधी जी को यहाँ से अब नाम आगे बढ़ता है। ठीक है, और इसी आंदोलन के बाद गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर जो है महात्मा की उपाधि दे देते हैं। महात्मा के नाम से संबोधित करने लगते। किसने महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें कई औरों का भी नाम आता है जो मतभेद है, कोई कहता है किसी और का नाम, कोई किसी और का, लेकिन विशेष रूप से रविंद्रनाथ टैगोर को याद रखिए। फिर अब जब गांधी जी चल पड़े हैं, अब महात्मा बन गए हैं, यहाँ पर जब ये आंदोलन चलवाए तो जानते हैं इसमें कर जो है 25% तक कम टैक्स देना पड़ा। किसानों को 25% तक कम टैक्स दिलवा दिए और 3/20 वाला जो बात है वह बिल्कुल ख़त्म करवा दिए। ठीक है, उसके बाद गांधी जी का नाम चलता है। ठीक है, अब इन्हें 1918 में अहमदाबाद में बुलवाया जाता है। वहाँ क्या था, तो वहाँ जो टेक्सटाइल कपड़ा मिल जो था उसमें किसान जो मजदूर वहाँ काम करते थे उन्हें कमीशन नहीं दिया जाता। सॉरी, कमीशन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, बोनस प्रत्येक साल दिया जाता है, बोनस नहीं मिलता था। तो वहाँ के मजदूर भी इन्हें निमंत्रित करते हैं, कहते हैं आइए हमारे यहाँ की समस्याएं देखिए। समस्या देखने गए, वहाँ पे क्या करते हैं, पहली बार भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, है ना। हम आपको पहले ही बताए, इन्हें कहा लाठी डंडा से कोई काम नहीं है, बस क्या करना है, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, कैसू करके आपसे मनवा लेंगे। भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं और यह भी इनका सफल रहा, है ना। किसान जो भी मजदूर है उन्हें क्या मिलने लगा, बोनस मिलने लगा। अब फिर क्यों चुप रहे, 1918 का खेरा आंदोलन आता है। इसमें किसानों से टैक्स बहुत ज़्यादा वसूला जाता था, कर ज़्यादा देना होता था। उस कर को कम करवाने के लिए यहाँ पे किसानों के पक्ष में गांधी जी फिर से सत्याग्रह चलाते हैं और यह सत्याग्रह भी सफल होता है। और इसी सत्याग्रह में, खेरा आंदोलन में ही इनके साथ एक और आकर के हमारे देश के महान नेता मिलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन मिलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जो आकर के बाद में हमारे भारत के जो है लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और संपूर्ण भारत को एक करने में इन्हीं का हाथ है। उसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन पूछता है, बताओ खिलाफत आंदोलन क्या है। तो खिलाफत आंदोलन जैसे कि हम कह सकते हैं, जो खिलाफत आंदोलन उस समय ना क्या हुआ, अंग्रेजी का बहुत चलती था, ये किसी को कुछ कर देता था। पूरे मुसलमानों को, पूरी दुनिया में मुस्लिमों का एक संगठन था और सबका जो गुरु कहिए, जो मसीहा कहिए, वह तुर्की के खलीफा थे। ठीक है, उस तुर्की खलीफा को ही जो है अंग्रेज ब्रिटिश जो है छेड़ दिया, कुछ उनके साथ बुरा व्यवहार कर दिया। अब पूरे दुनिया के मुसलमान जो है एकदम हो गया गुस्सा, कहा तू इससे कह कैसे सकता है। सब जगह एकदम आंदोलन चलने लगा। ठीक है, आंदोलन चलने लगा। ठीक है, गांधी जी भी इसमें पीछे नहीं हटे। गांधी जी कहे कि अगर अभी हम मुस्लिमों का सपोर्ट करते हैं तो मुस्लिम भी बढ़ चढ़ के हमारे साथ हम जो आंदोलन करेंगे उसमें यह सहयोग देगा। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए खिलाफत आंदोलन में गांधी जी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ। उसके बाद आता है आप देख लिए
उसी के बाद आता है असहयोग आंदोलन, चलता है 1920 से 1922 तक। वे असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चलाते हैं। इसका एक मुख्य कारण है असहयोग आंदोलन का, हम आपको क्या बताए थे, जो ये अंग्रेज क्या बोला था कि जो प्रथम विश्व युद्ध में 1914 वाले विश्व युद्ध में सहायता करो तो हम क्या करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, मतलब तुम्हारे देश को आज़ाद कर देंगे। लेकिन 1919 में जो अंग्रेज़ों द्वारा एक कानून पारित हुआ, उसमें कहीं पे भी भारत को आज़ाद करने की बात नहीं कही गई। तो गांधी जी हो गए गुस्सा, यहाँ के नागरिक हो गए गुस्सा, है ना। और वो कहते हैं ऐसी बात है, वे कहते हैं चलो अंग्रेज़ों का कुछ ना कुछ काम किया जाए, है ना। असहयोग आंदोलन छेड़ देते। असहयोग आंदोलन यानी कि अंग्रेज के किसी भी काम में हमें हिस्सा नहीं लेना है, ठीक है। बहुत ही बड़ी यह घटना थी असहयोग आंदोलन। कब से कब तक चला है, 1920 से 1922 तक। इसी बीच में एक नागपुर अधिवेशन भी होता है 1920 में। तो इस आंदोलन में क्या है, जो अंग्रेजों के काम में हमें सपोर्ट नहीं करना है, कोई काम में नहीं सपोर्ट नहीं करना है। एक एनी बेसेंट नाम की हुआ करती थी महिला, वो कही कि ये सब मूर्खता वाली बात है ना, हम इसे उसका सपोर्ट करके अपने ही पेटों पर लात मारेंगे, उसका कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। तो ये मूर्खता विरोधक कौन कहा, एनी बेसेंट। साथ में एक और थे महान नेता चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये भी थे। लेकिन हालांकि कहिए तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू बाद में इस आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं, असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं। लेकिन कुछ कारणों से क्या होता है, असहयोग आंदोलन को त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, उसे स्थगित करना पड़ता है। अब कारण कौन सा है, तो 5 फरवरी 1922 का चौरा चौरी कांड बहुत बड़ी घटना है। इसमें क्या हुआ कि एक थानेदार को, ठीक है, एक थानेदार को और एक थानेदार था और 24 जो है सिपाही, ठीक है, सॉरी 22, एक थानेदार था और 21 सिपाही था। इन सब को एक थाना में बंद करके और जला दिया गया जिंदा। गोरखपुर की घटना है यह। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए हैं, कहें कि मेरा मार्ग है सत्य और अहिंसा पे चल कर के जीत हासिल करना, न कि हिंसा करते हुए। अगर हिंसा करना होता तो हम कब के हिंसा से कुछ कर दिए होते, कुछ ना कुछ परिणाम निकलता। तो यह बहुत ही हिंसात्मक घटना थी। असहयोग आंदोलन जो था बहुत ही हिंसात्मक घटना थी। तो यह क्या करते, गांधी जी दुखी हो जाते हैं और असहयोग आंदोलन को 11 फरवरी 1920 में क्या कर देते हैं, समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। इनके साथ जो सहयोगी दल थे, जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बाकी जो अन्य लोग थे, वो कहीं मजाक चल रहा है कि कितना अच्छा जा रहा था प्लेटफॉर्म, असहयोग आंदोलन चल रहा था, आप इसको रहने क्यों नहीं दिए। आप होशियार बनते हैं कि दुखी हो जाते हैं और एक अलग पार्टी की स्थापना कर दे। ये लोग जाकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल स्वराज पार्टी की स्थापना कर बैठते हैं, ठीक है। तो 11 फरवरी 1922 को क्या हुआ, असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। दुखी कौन हो गए, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू दुखी हो जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस का नाम सुने हुएगा, है ना, वो कहते हैं इसे राष्ट्रीय संकट भी कह दिए। इन्होंने जो असहयोग आंदोलन को समाप्ति घोषणा की, इस पर क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संकट बता दिए। कौन, सुभाष चंद्र बोस बता देते हैं, ठीक है। नाराज होकर के क्या करते, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू 1923 में, मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर देते हैं। कहाँ से, इलाहाबाद में। इनका उद्देश्य एक था, 1919 का जो कानून आया था उसमें भारत के नागरिकों को विधान परिषदों, विधानसभा में भाग लेने का एक कानून पेश कर दिया गया था। तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर के विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेते हैं। ताकि भाग लेने से क्या होगा, लोग हमें वोट करेंगे, हमें जिताएंगे, हम विधान परिषद में जाएंगे और विधानसभा में जाएंगे और वहाँ से अपने भारत के साथ जो भी दुर्व्यवहार होगा उसके प्रति हम आवाज़ उठाएंगे। यह सब उद्देश्य था। फिर इस आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, जो स्वराज पार्टी थी और गांधी जी, इन दोनों का मत थोड़ा अलग अलग, काम एक ही करना चाह रहे थे लेकिन तरीका दोनों का अलग अलग हो गया। तो दोनों क्या करते हैं, एक मीटिंग रखते हैं, कहते नहीं
हम सब भाई भाई हैं, जब एक ही काम कर रहे हैं, अलग प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, टेंशन नहीं है, लेकिन आ जाओ, मिल जाओ, है ना। तो गांधी और ये दोनों दास पैक्ट होता है 1924 में। कब होता है? गांधी और दास पैक्ट होता है 1924 में। और उसके बाद ये दोनों फिर से आकर के भाई भाई हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इसी के जस्ट बाद कुछ दिनों के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन छिड़ता है 1930 से 1924 में, 1934 तक। इसमें क्या होता है कि इसमें गांधी जी जो है वह उस समय जो हमारे यहाँ के जो वायसराय हुआ करते थे, ठीक है, वह इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन था। तो उनके पास में अपने देश के लिए 11 सूत्री मांग को रखते हैं, 11 डिमांडें करते हैं। इरविन उसे नकार देता है, नहीं मानता है, ठीक है। तो क्या करते हैं? अच्छा, इससे पहले देखिए, इससे पहले एक और 1929 में जवाहरलाल नेहरू जो है पूर्ण स्वराज की मांग कर देते हैं। किसकी मांग कर देते हैं? पूर्ण स्वराज की मांग कर देते हैं। क्योंकि उससे पहले कानून आया था, उसमें मात्र कुछ ही बहुत ही कम जो है, बहुत ही कम क्या है, बहुत ही कम आज़ादी जो है भारत को दे रहा था। कह रहा था जो भारत के पास आज़ादी तो रहेगी, लेकिन अगर भारत को कोई भी कानून या कुछ पास करना है तो उसके लिए हमसे परमिशन लेना होगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, तो वे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं ऐसा क्या, ऐसा नहीं होने वाला है ना, अब हमें पूरी आज़ादी चाहिए, और पूर्ण स्वराज की मांग रख देते हैं 1935 में लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। तो ये हो गया। तो उसके बाद जस्ट 1930 में हम क्या देख रहे हैं, जो 11 सूत्री मांग रखते हैं, किसके पास? लॉर्ड इरविन के पास में। लॉर्ड इरविन नहीं मानता है, कहता हम नहीं मानेंगे। क्या करेगा? कहते हैं ठीक है, हम भी आंदोलन चलाएंगे, आंदोलन चलाना तो मेरा काम है। दांडी मार्च होता है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। इसे आप नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, याद है ना। इसी में क्या होता है कि गांधी, उस समय एक चीज़ और चल रहा था, नमक का कर ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी क्या करते हैं, साबरमती आश्रम से चल देते हैं अहमदाबाद की ओर, और वहाँ जा कर के नमक कर को तो तोड़ते ही हैं ना, नमक उठाते हैं, कहते हैं चलो अब हम खुद ही बना लेंगे, है ना। इसमें जो है 78 सहयोगी था, ठीक है, मात्र 78 लोगों को लेकर के चल दिए थे गांधी जी। कितना मील? 241 मील की दूरी तय करते हैं। और सबसे ज़्यादा पुरुषों से कहीं ज़्यादा जो महिलाएं जो है इसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली थी। सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन किया था? महिला, ठीक है। अब देखे जो इरविन देखा कि भाई गांधी जी का तो वर्चस्व चल रहा है, गांधी जी हमारा नाक में दम करके रख ले हैं, कुछ होना चाहिए, चलो गांधी जी के से बातचीत करते हैं। गांधी जी से बातचीत करने के लिए गोलमेज सम्मेलन होता है। क्या होता है? गोलमेज सम्मेलन होता है 1930, 31 और 32। ये 3 साल गोलमेज सम्मेलन होता है। कब कब होता है? 1930, 31 और 32। पहला में गांधी जी नहीं गए, पहला में कांग्रेस पार्टी भाग नहीं लिया, पहला में कांग्रेस पार्टी भाग नहीं लिया। कौन से में? 1930 के गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। गोलमेज सम्मेलन नाम क्यों पड़ा इस मीटिंग का? तो चूंकि एक राउंड टेबल होता है, गोल टेबल होता था, और उसके बगल में जो है चारों तरफ से गोल गोल करके जो है पार्टी सब, जो भी जाता था मीटिंग करने वाला व्यक्ति, वह इस तरह से गोल बैठता था टेबल के चारों तरफ से गोल घूम करके, तो इसे गोलमेज सम्मेलन नाम दे दिया। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। तो 1930 में कांग्रेस पार्टी भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं भाग लेते हैं? तो आप देखें 1930 में क्या चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये यहाँ दांडी मार्च करते हैं ना, वही घूमने जाते हैं, है ना। 1931 में चले जाते हैं, गांधी जी जाते हैं, लेकिन जब 1931 में जाते हैं तो वहाँ पर गांधी जी को वहाँ जा कर के लगता है जो नहीं, हम बेकारे आ गए हैं, क्योंकि मेरा बात तो मान नहीं रहा है, तो हम बेकारे आ गए। फिर गांधी जी फिर एक और सम्मेलन होता है 1932 में, नहीं जाते हैं। जा, पहला बार गए थे मंगवे नहीं किया, हमारी बातें नहीं माना, तुम जाएंगे कहला, है ना। लेकिन हाँ, अपने भारत देश के ही एक आप जानते हैं BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, है ना, इन तीनों में जाते हैं, इन तीनों सम्मेलन में भाग लेते हैं, ठीक है। दलितों का पक्ष रखने के लिए तीनों जाते हैं। और इसी बीच में एक और हो गया, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसमें देखिए
इसमें एक और रे वही काम है, वो करता काम ना, लेकिन थोड़ा सा काम देने वाला है। देखिए इसमें ये जो सम्मेलन हुआ गोलमेज सम्मेलन, इसमें हम क्या देख रहे हैं, B.R. अम्बेडकर जो है तीनों में भाग लिया, यानी कि भीमराव अम्बेडकर की जाहिर सी बात है कोई ना कोई फायदे वाला काम तो हो रहा होगा। भीमराव अम्बेडकर दलित परिवार से थे, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर को ना एक अंग्रेज सब जो पट्टी पढ़ा दिया। पट्टी क्या पढ़ा दिया, भारत को तोड़ने के लिए कहा कि जो भारत में जो भी दलित है उसका अपना एक नेता होगा, अपने दलित नेता को ही चुन के वह बनाएगा, है ना, उसी को वोट देगा और उसी भी के जाति से खड़ा होगा। तो ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी। गांधी जी देखे तो बहुत गड़बड़ कांड कर दिया, तो भारत को 2 टुकड़ा कर देगा, आज़ादी के कोनो फायदा नहीं होगा। पूना पैक्ट समझौता होता है 26 सितंबर 1932 में, किनके बीच में, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। इसमें क्या होता है तो देखिए, इसमें ठीक है, पूना पैक्ट ध्यान रखिए कब हुआ था, पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को हुआ। इसमें 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया, क्या सीट, है ना। कहा कि ठीक है तुम 71 नहीं 147 ले लो, 147 लोगों को खड़ा कर सकते हो निर्वाचक क्षेत्र में, लेकिन यह व्यवस्था नहीं रहेगी कि कोई भी व्यक्ति जो है केवल तुम्हारे ही जाति से खड़ा होगा और वही लोग जो है वोट करेंगे, है ना। ऐसी व्यवस्था को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब समझ सकते हैं, अगर कोई जाति, अभी मुखिया का इलेक्शन है, अगर कोई भी शेष व्यक्ति जो खड़ा हो जाएगा कहेगा जो पासवान का वोट पासवान को जाएगा, कुर्मी का वोट कुर्मी को जाएगा, तब तो फिर गड़बड़ कांड है ना। तो इस तरह से यह बातें ख़त्म कर देंगे, मान भी जाते हैं, चलो ठीक है। अम्बेडकर जी होशियार थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बुर्बक नहीं थे। उसके बाद 1940 में होता है क्या, 1940 में होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता है, गांधी जी के ही मर्जी से चलता है। इसमें विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह के में हिस्सा लेने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, विनोबा भावे। कहाँ स्टार्ट किए थे, पवनार महाराष्ट्र में स्टार्ट किए थे। जवाहरलाल नेहरू चले थे, इससे हम लोग, जवाहरलाल नेहरू भी थे और इसे हम दिल्ली चलो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि भारत से अंग्रेजों को एकदम भगाने वाली बात। जबरदस्त कांड हुआ, भारत से एकदम अंग्रेजों को हटाने के लिए पूरे इस बार क्रिया खा लिए थे हमारे देश के जो भी नागरिक थे या नेता लोग थे। कब स्टार्ट हुआ, 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था 1942 में, इसलिए हम इसे अगस्त क्रांति के भी नाम से जानते हैं। गिरेगा तो ठीक है। आप देखें जी, बड़ी ज़बरदस्त कांड कर दिया। भारत के जो नागरिक हैं, जो भी यहाँ के नेता लोग हैं, कांड तो बहुत ज़बरदस्त कर दिए हैं। तो फिर अंग्रेज क्या करता है, जो एक ऑपरेशन चलाता है, नाम है उसका ऑपरेशन 0 आवर। इसमें गांधी जी को उठा करके जेल में डाल दिया, है ना। लेकिन चूंकि गांधी जी इस आग को इतना, असहयोग आंदोलन को इतना क्या थे, भारत छोड़ो आंदोलन को इतना भड़का रखे थे कि कहते वो अब तो काम होने वाला है नहीं, है ना, तुम्हारा कुछ चलने वाला है नहीं, हम जेल में है, लेकिन हमारे जो भी सहयोगी दल सब है वह तो है, उनका सहयोगी सभी इस आंदोलन को में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। आखिरकार में अंग्रेजों को भारत को छोड़ना पड़ा। छोड़ते छोड़ते एक बहुत ही गड़बड़ कांड करके गया। वह कांड क्या था, तो भारत को 2 टुकड़ा में बांट दिया। दलितों के आधार पर तो नहीं बांट सका, क्योंकि इसके जो आपको क्या बताएं, B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ये थोड़ा सा समझदारी से काम लिए और बात समझे गांधी जी का, तो ये दलितों को टूटने नहीं दिए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को जब वो भड़का दिया तो मोहम्मद अली जिन्ना कहता है ना, हम तो अलग नहीं कर रहेंगे। तो अपने भारत के आज़ाद होने से पहले एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग देश बना और भारत एक अलग देश बना। क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ तो हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान का हिस्सा है और भारत का हिस्सा है, दोनों इकट्ठा हुआ करता था। यानी कि बहुत सारे लोग हिंदू जो थे उधर थे, बहुत सारे लोग इधर थे, दोनों जा रहे थे। तो इसमें जो है समझिए बहुत सारे
बहुत ही भयानक सीन है उस समय का, भयानक युद्ध चलता है, बहुत सारे लोग उस दंगे में मारे भी जाते हैं। सांप्रदायिक दंगा आप उसे कह सकते हैं, है ना। हिंदू मुस्लिम को मार देता है उस समय, मुस्लिम हिंदू को मार देता है, सिख मारता है पाकिस्तानियों को, बहुत सारे दंगा चला, इतना भयानक था। गांधी जी बहुत दुखी होते हैं और हमेशा जितना उस समय का जो समय था वह भारत एक तरफ आज़ाद था, लोग बहुत सारे लोग खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन वे आंसुएं पोंछने के चक्कर में लगे हुए थे, है ना। जितने भी दुखी लोग थे उन्हें उनकी यह बात, यह भारत टूटने वाली बात जो है किसी को आरास नहीं आए। और उन्हें 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे जो है गोली मार करके उनकी हत्या कर देती है, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी चल देते हैं। और उससे पहले हम देख ही चुके हैं जो भारत आज़ाद हुआ। अब इसमें एक चीज़ आप थोड़ा सा इनसे संबंधित समझिए, इनका गांधी जी बड़ी किस्मत वाले थे, है ना। हम लोग कहते हैं हम गांधी जी के जैसे नहीं बन सकते हैं क्या, गांधी जी के जैसे वो भी बनना बहुत आसान बात भी नहीं है ना। अगर इनका जीवन अगर हम देखें तो बहुत ही मजाकिया टाइप का है। अगर आज के दौर में अगर ऐसा कोई होगा, है ना, गांधी जी अगर आज के दौर में होते तो उनका जन्म भी नहीं होता। आज का दौर क्या है, हम दो हमारे दो, है ना। और गांधी जी जो है अपने मैया के चौथे पुत्र थे। अभी तक दुइयों में काम खत्म, चलो ऑपरेशन करवाओ। दूसरी नंबर बात देखिए, उस जिस समय इनका जन्म हुआ था, है ना, और शादी हुआ था किन से, कस्तूरबा, नहीं लिखे हैं, कस्तूरबा गांधी से इनका भी शादी हुआ था, है ना। मात्र ये 13 साल के थे गांधी जी, कस्तूरबा गांधी 14 साल के थे, है ना। समझिए, तो ये सब बात है। चलिए, तो यही सब था। और ये भी हम चलिए हटाइए।